नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स एक ब्रिटेन का प्रमुख विचारक जिसने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की है। हॉब्स का मानना है कि राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति है। राज्य इस सर्वोच्च शक्ति को बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से आधिकारिक है। वह उस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वह अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने में सक्षम है। हॉब्स ने जो सामाजिक समझौते के बारे में चर्चा की वह उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बताइए, क्योंकि हॉब्स जो ब्रिटेन का प्रमुख राजनीतिक विचारक है जिसने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। हॉब्स का मानना है कि उस समय जो राज्य की व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, राज्य में जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल के लिए एक निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए और सर्वोच्च शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए। हॉब्स का मानना है कि राज्य के लिए व्यक्ति कार्य करेंगे। व्यक्ति के पास जो भी शक्ति है वह राज्य के पास रहेगी। वह राज्य के अनुसार कार्यों को संपादित करेंगे, राज्य के अनुसार कर्तव्यों का पालन करेंगे, कानूनों का पालन करेंगे। अतः अंतिम शक्ति राज्य के पास में। हॉब्स के समय ब्रिटेन के अंदर अशांति, अव्यवस्था का माहौल था। शासन व्यवस्था अत्यंत कमजोर थी। अतः हॉब्स ने सामाजिक समझौते के आधार पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया और समस्त शक्ति राज्य को के नेतृत्व में देते हुए एक सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के लिए प्रयास किया। हॉब्स ने अपनी प्रमुख पुस्तक डी सिवे और लेवायथन में सामाजिक समझौते के बारे में चर्चा की। आज हम उन्हीं सामाजिक समझौते के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। हॉब्स ने माना कि सामाजिक समझौते से पूर्व मानव स्वभाव के संबंध में चर्चा की। उस समय के जो लोग हैं वह स्वार्थी, झगड़ालू, अत्यंत शक्ति को रखने वाले, महत्वाकांक्षी, उस समय अत्यंत भय का वातावरण, अशांति का वातावरण। अतः ऐसे समय में जो मानव स्वभाव है वह स्वार्थी, झगड़ालू, भयभीत वाला वातावरण के बारे में हॉब्स ने मानव स्वभाव के लिए चर्चा की है। हॉब्स का मानना है कि मानव स्वभाव इस प्रकार का था जिसमें लोगों के अंदर स्वार्थ, झगड़ालू प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, अत्यधिक शक्ति को प्राप्त करना आदि व्यवस्थाएं मानव स्वभाव के अंतर्गत दिखाई देती थी। प्राकृतिक अवस्था। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी हॉब्स ने चर्चा की। हॉब्स का मानना है कि जो प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव के अनुसार ही थी। राज्य में अराजकता का माहौल था और इस अराजकता के माहौल के लिए राज्य कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कमजोर पड़ रहा था और राज्य के पास वह शक्ति नहीं थी। ऐसी कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं थी, ऐसा कोई बाध्यकारी व्यवस्था नहीं थी और राज्य एक संपूर्ण व्यवस्थित रूप में स्थापित नहीं था। इसीलिए राज्य को स्थापित करने के लिए सामाजिक समझौते के आधार पर हॉब्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए। हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था के अनुसार एक ऐसे राज्य की उत्पत्ति की जानी चाहिए, ऐसे राज्य को सामाजिक समझौते के आधार पर स्थापित करना चाहिए जो राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करे, राज्य में व्यवस्था स्थापित करे और लोग अब एक ऐसी व्यवस्था के निर्देशों के अनुसार कार्य करें जो अत्यंत शक्तिशाली व मजबूत हो। अगला, प्राकृतिक कानून। हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अधिकार जो और कानून जो जिसके अंतर्गत उस समय जीवन की रक्षा, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, आत्मरक्षा का अधिकार आदि जो नियम है वो प्राकृतिक अधिकार और कानून के नियम के अनुसार आते थे। लेकिन ये प्राकृतिक अधिकार और कानून के जो नियम बने हुए थे उन नियमों को संचालित करने के लिए, उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, इन प्राकृतिक अधिकारों और कानूनों को स्थापित करते हुए एक ऐसे राज्य की स्थापना के लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी जो प्राकृतिक अधिकारों और कानूनों को संचालित कर सके, व्यवस्थित कर सके, स्थापित कर सके। अतः
एक ऐसे सामाजिक समझौते की आवश्यकता थी जो समस्त शक्ति राज्य के नेतृत्व में होते हुए एक मजबूत शक्तिशाली राजतंत्रात्मक व्यवस्था को के रूप में कार्य कर सके। अगला, अनुबंध और राज्य। हॉब्स ने जो प्राकृतिक अधिकार व नियम बताए हैं, उन नियमों को संचालित करने के लिए, उन नियमों को लागू करने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। अतः सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार एक व्यक्ति को या एक समूह को सौंपे और इस व्यक्ति या समूह के द्वारा राज्य को संचालित करने का प्रयास किया गया और ये सामाजिक समझौते के द्वारा हुआ। हॉब्स का मानना है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वह सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। हॉब्स ने अपने समस्त जो अधिकार हैं, राज्य के जनता के समस्त अधिकार एक व्यक्ति या एक समूह को सौंपने का प्रयास किया। सामाजिक समझौते के आधार पर हॉब्स ने माना कि एक व्यक्ति को या समूह को अपने सारे अधिकार सौंपे जाने चाहिए। वो राज्य के लिए सर्वोच्च व अंतिम शक्ति रखता है। वह राज्य का जो स्वरूप सामने निकल कर आता है वह एक निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है और राज्य का जो निर्माण है वो सामाजिक समझौते के आधार पर हॉब्स के द्वारा बताया गया है। संप्रभुत्व का स्वरूप। हॉब्स ने जो सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की है, उस आधार पर जो संप्रभुता निकल कर सामने आई है, राज्य सर्वोच्च शक्ति के रूप में कार्य करने वाला, कानूनों को लागू करने वाला, कानूनों का निर्माण करने वाला बताया गया है। अंतिम शक्ति राज्य के पास में है। राज्य सर्वे सर्वा है। वह कानूनों को लागू करने के साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार कानूनों को पालन करने के लिए बाध्य भी कर सकता है और इस शक्ति पर, राज्य की इन शक्तियों पर कोई भी बंधन या सीमा नहीं है। राज्य विदेश नीति का संचालन अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। युद्ध का निर्णय अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। जनता पर अधिक से अधिक कर लगाने का निर्णय वह कर सकता है। तो संप्रभुता का जो स्वरूप सामने निकल कर आ रहा है, उस संप्रभुता के स्वरूप के अनुसार राज्य सर्वा के रूप में दिखाई देता है। सर्वोच्च शक्ति राज्य के पास में है। राज्य अंतिम शक्ति के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देता है और ये सभी सामाजिक समझौते के आधार पर बताया गया है। हॉब्स ने माना कि राज्य में बाहरी और आंतरिक आक्रमण के समय प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। ये राज्य के लिए कर्तव्य बताए गए हैं और राज्य के लिए ये जो कर्तव्य बताए गए हैं उस कर्तव्य के अनुसार राज्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जनता ऐसे यदि ये कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तो उन राज्य की आज्ञाओं की अवहेलना भी कर सकते हैं। लेकिन हॉब्स का जो सामाजिक समझौता के आधार पर राज्य का जो स्वरूप निकल कर आया है वह निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। राज्य के पास अंतिम शक्ति है। राज्य सर्वे सर्वा है और हॉब्स ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को बताया गया है। धन्यवाद।